भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के किसान सेल के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं। मैं जानना चाहता हूं इस तरीके के जो समीकरण चल रहे हैं, इस समीकरण पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस राजनीतिक माहौल है, आचार संहिता लग चुकी है 5 राज्यों में, तो आवाज़ आई आचार संहिता के बाद जो एक रूटीन वे है नेताओं के लिए, तो पार्टी बदलने का कार्यक्रम और ये सब चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ये जान लीजिए कि जिस प्रदेश में आप कहेंगे 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और पूर्ण मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। अगला मेरा सवाल ये है कि जब इस तरीके के आपके संगठन के जो लोग हैं किस तरीके से अपनी पार्टी की कार्यशैली पर बात कर रहे हैं प्रदेश में जाकर, और प्रदेश में ज़रा बताइए कहाँ कहाँ आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो संगठन है वो बूथ स्तरीय संगठन है, मतलब हर गांव में बूथ में शक्ति केंद्र तक है, पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ है। तो हमारे संगठन के लिए अगर आप कहेंगे तो संगठन की बात ही अलग है कि संगठन के लिए तो हम पन्ना प्रमुख हर 10 घर पर एक है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो सांगठनिक दृष्टि से हमारे यहाँ 18 करोड़ लोग हैं, पदाधिकारी बहुत हैं हमारे यहाँ। तो संगठन जो है अपनी बात, सरकार ने क्या किया, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र 2017 में उत्तर प्रदेश में या केंद्र के जो भी घोषणा पत्र हुए हैं अब तक, हमने उस घोषणा पत्र में क्या कहा है। हम उस घोषणा पत्र की अगर बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अगर घोषणा पत्र था तो उसमें हमारे घोषणा पत्र में था कि हम धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम ट्रिपल तलाक पर बिल लाएंगे, और वो हुआ है। और आगे भी अभी हमारा जो घोषणा पत्र आएगा, आपको एक जानकारी के लिए बताता हूँ, आप एक चेक करा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसके चुनावी घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे वो सब खत्म हो गए, अब दूसरा नया घोषणा पत्र बनेगा। मतलब हमने जो घोषणा पत्र में कहा था, लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने उस चीज़ को चरितार्थ किया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, और मंदिर बनना शुरू हो गया। भव्य श्री राम मंदिर, काशी कॉरिडोर बन गया है। अभी आप देख रहे हैं कि मथुरा का विषय चल रहा है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। जो अभी किसी परछाई से दब जो रहा है वो वहाँ भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा, और हमारा चुनावी घोषणा पत्र अभी जो आने वाला है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर, जब आपने कृष्ण और राम मंदिर की बात उठाई तो एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा कि क्या आपको लगता है जब तक यादव कम्युनिटी कृष्ण के जन्म स्थान के बारे में जो आप मुक्ति चाहते हैं, जन्म स्थान को मुक्ति कराना चाहते हैं, आपको लगता है आपके साथ जो यदुवंश वाला जन समूह है वो आपका समर्थन करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें यदुवंश नहीं, भगवान कृष्ण देश के थे। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को आराध्य माना जाता है तो भगवान कृष्ण को, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की पूजा होती है तो भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण किसी पर्टिकुलर जाति के नहीं, वो देश और धर्म के हैं, और हम भगवान कृष्ण के आराध्य, भगवान हमारे आराध्य हैं, हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, और उनका भव्य मंदिर बनेगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, मैं यादव हूँ, और यादव किसी भी अगर आप यादव से बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि भगवान कृष्ण का मथुरा में भव्य मंदिर ना बने। सर, एक काउंटर क्वेश्चन है, जब आपने ये कहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति है, राम मंदिर के मामले में वो सन 86 से लेके आगे तक तभी कामयाब हुए थे जब रघुवंशी उनके साथ आए थे। जब तक रघुवंशी उनके साथ नहीं, जो उनका बेस वोट है वो साथ नहीं आया था, तब तक वो कामयाब नहीं हुए थे। जब तक आप कैसे कामयाब होंगे जब तक आपका यदुवंश वाला वोट, बेस वोट नहीं आएगा? देखिए, मैं बताऊँ आपको, आप किसी यादव से जाके बात करें, मैं पार्टी के लिए, मैं पार्टी का पदाधिकारी, तो आप मेरे लिए अलावा छोड़ के अगर आप किसी यादव से बात करेंगे तो कोई भी यादव ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर नहीं बनाना चाहता। सर, एक काउंटर क्वेश्चन, उस टाइम कोई रघुवंशी भी यही नहीं कह रहा था कि भव्य मंदिर न बने? तो बना ना, वो तो बना। ऐसे ही मथुरा भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। देखो, अगर आपने कहा कि रघुवंशी ये नहीं कह रहा था कि भव्य मंदिर ना बने, तो नहीं कह रहा था ना, वो कह रहा था बने, तो बना। आप अगर मथुरा के बारे में देखेंगे तो कोई भी यादव यदुवंशी ये नहीं कहेगा कि मंदिर ना बने, तो वो चाहते हैं मंदिर बने तो बनेगा। और इसमें भगवान की
खुद की दृष्टि अगर है, भगवान की निगाह है हम सबके ऊपर, तो जरूर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। सर एक लास्ट सवाल और है हमारा कि किसान मोर्चा के आप मंत्री हैं, लेकिन आप किसानों के बीच कैसे जाएंगे? आपकी कृषि कानून के मामले में किसान आपको खलनायक मानते हैं, आप कैसे उनमें नायक बनने की कोशिश करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए खलनायक नहीं, किसानों के लिए नायक है। आप खलनायक ना बोलिए, नायक बोलिए। और वो इसलिए कि भूल करना बुरा नहीं है, लेकिन भूल को भूल न समझना बुरा है। और आपको मैं बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय कितना बड़ा है कि एक समय पे देखो, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर अपनी गलती को पब्लिक मंच पर कोई स्वीकार करे कि ठीक है आप नहीं समझ पाए, हम उन्हें समझाने में, सुनिए हम अगर आप अपना जो बिल लाए और हमें लगता है कि उसमें राजनीतिकरण हुआ और समझाने में अगर असफल रहे, तो हमने उसको वापस लिया कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी की भावनाओं के साथ खेला जाए। तो आप ये देखिए ना कि भूल करना, फिर कह रहा हूँ, भूल करना बुरा नहीं है, लेकिन भूल को भूल न समझना बुरा है। और हमने उस चीज़ को सुधार किया है और उस बिल को वापस लिया है और किसानों को बाइज्जत घर भेजा है। सर एक काउंटर क्वेश्चन, जब आप किसानों को भूल कह रहे हैं, भूल करना अच्छी बात है, लेकिन उसको स्वीकार करना भी अच्छी बात है, लेकिन 800 आदमी मरवाने के बाद में, किसान मरवाने के बाद में आप स्वीकार कर रहे हैं, कहाँ तक लॉजिक है? देखिए मरे, ये आप गलत कह रहे हैं कि हमने किसी को मरवाया। कई बार क्या होता है कि अगर मैं अभी रोड पे जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊँ, तो मैं किसी पर आरोप लगा दूंगा कि मैं मर गया। ये गलत है। किसी पर मरने और मारने का आरोप लगा देना गलत है। वहाँ किसी की तबीयत खराब हुई हो, अगर मरा है, तो क्या किसी पुलिस वाले ने गोली से मारा? क्या सरकार का ऐसा आदेश था कि इसको मार दो? अगर ऐसा है तो मैं दोषी हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ कि वो मेरी वजह से मरे। हो सकता है कुछ व्यक्तिगत परेशानी शरीर में होती है, कुछ और कारण रहा हो, लेकिन इसके लिए अगर आप कहें कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को मरवा दिया, तो ये गलत है। आप कहीं ऐसा कोई आदेश दिखाए कि प्रधानमंत्री जी ने कोई आदेश दिया है कि इनको मार दो।